नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्वा इंस्टीट्यूट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो है ली चैटलर्स प्रिंसिपल, जो कि केमिकल और आयनिक दोनों ही पोर्शन में आपकी बहुत भयंकर तरीके से हेल्प करेगा। इस पूरे चैप्टर की जो थ्योरी है, उस थ्योरी की जो आत्मा है ना, वो है ये ली चैटलर प्रिंसिपल। तो आज हम इसको जरा डिस्कस करते हैं, देखते हैं इस पे किस तरह का कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। ली चैटलर्स प्रिंसिपल, तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं कि अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, चलिए मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं कि ये हैबर्स प्रोसेस है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है और ये इक्विलिब्रियम में है। देखिए अब जब कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है कि जैसे कि जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो जितने भी कंपोनेंट इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हैं उन सब की कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड कंटेनर में होता है। इक्विलिब्रियम एक क्लोज कंटेनर में होगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, मतलब रिवर्सिबल कैटेगरी में आ जाता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, रिवर्सिबल होगा, क्लोज कंटेनर में होगा और इक्विलिब्रियम पर जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं उन सब की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनामिक प्रोसेस होता है। देखने में लगेगा बंदे को कि प्रोसेस तो रुक गया, लेकिन प्रोसेस रुका हुआ नहीं है, अंदर ही अंदर चल रहा होता है। जितनी स्पीड से फॉरवर्ड होगा उतनी स्पीड से बैकवर्ड होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जब सभी टर्म्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो हम निकालते थे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जिसको हम Kc या Kp कहते थे, उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब हमारा दिमाग हो गया खराब, हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हो सकता है हम कंसंट्रेशन को चेंज करके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, हम किसी की भी कंसंट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, या फिर कोई कैटालिस्ट ऐड करके क्या कुछ किया जा सकता है वो भी देखेंगे। कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को ऐड करके क्या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो हम इन सभी बातों को कंसीडर करेंगे कि इक्विलिब्रियम को जब हम इन तरीकों से डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा और उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में ले जाने के बाद जो इफेक्ट हमने डाला था उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक किसी मिड टर्म में या किसी UT 1 में या 2 में केमिस्ट्री में फेल हो गया। अब उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि यार फेल हो गया हूं मैं, क्या करूं। तो वो बच्चा डेफिनेटली अब उस डायरेक्शन में मेहनत करेगा कि अगली बार फेल ना हो जाऊं। ठीक है, चलिए कुछ एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए सामने से गाड़ी आ रही है, हम भी ड्राइव कर रहे हैं, वो भी ड्राइव करता हुआ आ रहा है एक दूसरे के सामने। तो एकदम से पहले तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे यार गाड़ी को लेफ्ट में मोड़े या राइट में मोड़े। फिर हम उस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे कि इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ऐसा नहीं कि उसने अगर राइट मोड़ी तो हम भी उसी डायरेक्शन में मोड़ के टक्कर मार देंगे, नहीं, हमें उस इंसिडेंट को अवॉइड करना है। इक्विलिब्रियम भी अपने आप को ऐसे ही रीएडजस्ट करेगा कि जो इफेक्ट आया है उस इफेक्ट को अंडू कर दिया जाए, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। एक एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ने सेंसस किया, ठीक है, और उस सेंसस में देखा कि ऑल ओवर इंडिया जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, ठीक है ना, मेल फीमेल का जो रेशियो है वो हरियाणा में कम आ रहा है। तो हरियाणा में जब देखा गया कि जो नॉर्मल एवरेज इंडिया का आ रहा है उससे काफ़ी कम है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हरियाणा में भाई कुछ तो गड़बड़ है,
कि यहाँ पर मेल फीमेल के रेशो में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो पता चला कि भाई जो भी प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, और अगर ऐसा पाया जा रहा है कि जो गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अच्छा इस तरह का खेल खेला जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने अब उस तरह से डिसीजन लेने शुरू कर दिए कि ठीक है, जितने भी सेंटर जो मैटरनिटी सेंटर के या जो अल्ट्रासाउंड के सेंटर हैं उनमें से अगर कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। थोड़ा सेंसिटाइज किया गया, समाज को सेंसिटाइज किया गया, तो देखा कि उस डेटा में सुधार हो गया, यानी कि जो इफेक्ट हमने डाले उसने उस पहले वाले इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, सपोज कीजिए हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, सपोज करिए, चलो मैं एक इंडिया की बात कर लेता हूँ कि लेट अस अज्यूम कि 1 करोड़ बच्चे प्राइमरी एजुकेशन का पार्ट है। चलिए, फिर अपर प्राइमरी में देखा कि उसमें से कुछ बच्चे निकल गए, हो सकता है चलो 2 लाख बच्चे चले गए प्राइमरी, अपर प्राइमरी में जाते जाते 98 लाख रह गए। फिर उसके बाद देखा सेकेंडरी लेवल पर जाते जाते 10 लाख बच्चे और कम हो गए, सीनियर सेकेंडरी तक जाते आते 15 लाख कम हो गए, ग्रेजुएशन पे जाते आते और कम हो गए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार ये जो ड्रॉप आउट है ये क्यों हो रहा है, तो अब हमें कुछ ऐसे मेजर लेने होंगे जिससे हम ड्रॉप आउट को नलीफाई कर सकें। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो प्राइमरी लेवल पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मिड डे मील स्कीम शुरू कर देते हैं। चलो, उससे एनरोलमेंट बढ़ गया। अच्छा, स्कूल्स की संख्या बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल ओपन किए जाएं, 2-2, 3-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे प्राइमरी स्कूल्स खोले जाएं, ये भी खोल दिए गए, इससे भी एनरोलमेंट बढ़ गया। फ्री एंड फेयर कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए, फ्री एंड फेयर कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए, उससे एनरोलमेंट और बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो इफेक्ट हमारे सोसाइटी में आ रहा था, गवर्नमेंट ने डिसीजन कुछ ऐसे लिए कि वो उन इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर दिया गया। वही कहानी अब हमें केमिस्ट्री में लगानी है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा और जो इफेक्ट आ रहा था उस इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाएगा। तो ली-चैटलर प्रिंसिपल यही कहता है कि इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड अंडर ए चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब एंड itself shift in such a direction so as to neutralize the effect। ये होती है ली-चैटलर प्रिंसिपल। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। चलिए, मैं पहला पॉइंट लेता हूं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कि अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी की भी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कैसे अपने आप को री एस्टैब्लिश करेगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड को फेवर करने लगेगा या बैकवर्ड को फेवर करने लगेगा, ताकि फिर से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। चलिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें। तो PCl5 चेंजेस टू PCl3 एंड Cl2। देखिए, ये एक इक्विलिब्रियम है। मैंने आपको अभी बताया कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज कंटेनर में होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, यानी फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, लेकिन जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की स्पीड सेम होती है तो इक्विलिब्रियम होता है। जब इक्विलिब्रियम होगा, इन तीनों कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन है या जो इनका अपना अपना पार्शियल प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इक्विलिब्रियम में PCl5 की अमाउंट को या तो इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को कम ज़्यादा कर दिया। तो देखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि जो चीज़ हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो जो चीज़ ज़्यादा है उसे कम करना पड़ेगा, तभी स्थिति पहले जैसी होगी, और जो चीज़ कम है उसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी स्थिति पहले जैसी होगी। यानी इक्विलिब्रियम, अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो गई है तो उसे कम करो, और कोई कम है तो उसे बढ़ाओ। क्या बोला मैंने, जो चीज़ ज़्यादा है उसे एलिमिनेट करना शुरू कर दो ताकि वो पहले जैसी हो जाए, और कोई चीज़ अगर कम है तो उसको बढ़ा दो ताकि वो फिर पहले जैसी हो जाए। तो यही तो है इक्विलिब्रियम, कि जो चीज़ ज़्यादा है उसे हटा दो, जो कम है उसे बना दो, जो चीज़ ज़्यादा है उसे हटा दो, जो कम है उसे बना दो। अब PCl5 ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, आपने PCl5 की अमाउंट को बढ़ा दिया, तो आपने जो चीज़ बढ़ाई उसे कम करोगे। वो कम कैसे होगी, जब PCl5 टूटने लगेगा, टूट कर PCl3 और Cl2 बनाने लगेगा, यानी रिएक्शन कहाँ जाने लगा, फॉरवर्ड जाने लगा, रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया।
आपने ज़्यादा रिएक्टेंट लिए तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगे। अरे सीधी सी बात है भाई, जितना ज़्यादा आटा लोगे उतनी ज़्यादा रोटियां भी तो बनेंगी। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट भी उतने ज़्यादा बनेंगे। अच्छा, अगर मैं PCl3 की अमाउंट को कम कर देता हूं, चलो मैंने PCl3 की अमाउंट को डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, जो कम हुआ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब PCl3 कैसे इंक्रीज हो सकता है, PCl5 टूटकर फिर से इसको बनाने लगेगा, फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड जाने लगा। अच्छा, अगर हम Cl2 की अमाउंट को बढ़ा दें, चलो मैंने प्रोडक्ट की अमाउंट को बढ़ा दिया, अब प्रोडक्ट मैंने अगर ज्यादा कर दी तो प्रोडक्ट को मुझे कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे कम होंगे, जो वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएंगे, रिएक्शन गया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। अच्छा, अगर मैं PCl5 की अमाउंट को कम कर दूं, तो PCl5 क्या है मेरे लिए, यहाँ पे रिएक्टेंट है, मैंने रिएक्टेंट को कम कर दिया तो अब रिएक्टेंट ही बनेंगे। रिएक्टेंट कैसे बनेंगे, जब प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को बैक में लेके जाने लगेंगे, बोले तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सीधी सी बात, नो बकवास की, अगर रिएक्टेंट ज्यादा कर दिए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगते हैं, प्रोडक्ट ज्यादा करोगे तो रिएक्टेंट ज्यादा बनने लगेंगे, रिएक्टेंट कम करोगे तो रिएक्टेंट बनेंगे, प्रोडक्ट कम करोगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। जो कम है वो बनेगा, जो ज्यादा है उसे खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। मैं जरा एक बार दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूं। चलिए, हैबर्स प्रोसेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, N2 3H2 2NH3, देखिए ये प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रहा है, एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, रिवर्सिबल है, डायनेमिक है, यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड हो रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड हो रहा है। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो जितने भी कंपोनेंट इक्विलिब्रियम पर होते हैं उन सबकी अमाउंट यानी कंसंट्रेशन या उनका पार्शियल प्रेशर फिक्स्ड हो जाता है, अब उसमें चेंज नहीं आता। और अब आप क्या कर रहे हैं, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में था आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। कैसे यार, आपने N2 की अमाउंट को बढ़ा दिया, तो N2 क्या है, रिएक्टेंट है, ज़्यादा रिएक्टेंट लोगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट जो ज़्यादा आपने कर दिया रिएक्टेंट को कम भी तो करना है। रिएक्टेंट जब डिक्रीज होता है तो अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, रिएक्शन आगे की तरफ जाने लगा, फॉरवर्ड जाने लगा। चलो जी, हाइड्रोजन कम कर देते हैं, आपने हाइड्रोजन कम कर दिया, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने कम कर दी, तो रिएक्टेंट को कम करोगे तो अब रिएक्टेंट बनने लगेगा, प्रोडक्ट टूट टूट कर या आपस में रिएक्ट कर करके बैकवर्ड आएगा ताकि वो और ज़्यादा रिएक्टेंट बना सके। चलो, अमोनिया की कंसंट्रेशन मैंने कम कर दी, अमोनिया को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो जो कम है वो बनेगा। हम जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसी में तो मेहनत करेंगे ना। अमोनिया की कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो अमोनिया बनेगा। अमोनिया कैसे बनेगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, बोले तो रिएक्शन गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलिए, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो जो ज़्यादा है उसे कम करो। अमोनिया कैसे कम होगा, जब वो टूट के नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा, रिएक्शन गया बैकवर्ड। तो 100 बातों की एक बात कि अगर हमने रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ाया, रिएक्टेंट ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेंगे, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। रिएक्टेंट कम करोगे तो रिएक्टेंट बनेंगे, रिएक्शन आएगा बैकवर्ड। अगर आपने प्रोडक्ट ज़्यादा कर दिए तो प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे कम होंगे, जब वो टूट के रिएक्टेंट में आएंगे, रिएक्शन आ गया बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट कम है तो प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके उसको बनाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो बात हुई भाई कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, है ना। अब इस पे जैसे कि एक चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में जा रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, NaOH डाल के हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब मुझे बताइए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या ज़्यादा टूटेगा कम टूटेगा, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी डिक्रीज। तो देखो आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब ये टूट के आगे जाएगा, टूटने लगेगा, यानी कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, जैसे कि N2O4 ये कलरलेस होता है और NO2 ब्राउन होता है, ब्राउन मुंडे। तो देखो N2O4 तो कलरलेस होता है लेकिन NO2 ब्राउन होता है।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अगर NO2 की अमाउंट को कम कर दिया, NO2 की अमाउंट को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर क्या होगा? अगर मैंने ब्राउन कलर की कंसंट्रेशन कम कर दी, देन माय क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर विल इंक्रीज और डिक्रीज। चलिए हमेशा पहले ये देखिए कि इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट। आपने प्रोडक्ट को कम किया है तो प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब N2O4 टूट कर NO2 बनाएगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगा, NO2 और बनेगा तो उससे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। ये तो हुआ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको हम जरा देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखिए प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं पहले। सपोज कीजिए 2SO2 O2 चेंजेस टू 2SO3। सपोज कीजिए ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंटेनर में हो रहा है, एक वॉल्यूम में हो रहा है, T टेम्परेचर पर हो रहा है, डायनामिक तो है ही, रिवर्सिबल भी है। चलिए अब ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर कंटेनर में हो रहा है। अगर हम पिस्टन को नीचे कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। पिस्टन को ऊपर कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। यहां मैं बात जब कर रहा हूं तो टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक गैस की प्रेशर की बात नहीं कर रहा। अगर मैं किसी एक गैस के प्रेशर को कम ज्यादा कर रहा हूं तो फिर तो मैं कंसंट्रेशन ही बढ़ा रहा हूं ना बेसिकली। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम यहां किसी एक गैस के प्रेशर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि किसी एक गैस का प्रेशर उसका पार्शियल प्रेशर होगा, और पार्शियल प्रेशर तो कंसंट्रेशन मानी जाती है। तो हमने मान लो पिस्टन को नीचे कर दिया। पिस्टन को नीचे करने का मतलब है हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है वी आर बेसिकली डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? देखो प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम हो गई, तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन तो बढ़ गई ना। कंसंट्रेशन बढ़ गने का मतलब क्या हुआ? सबकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी वॉल्यूम तो तीनों की बराबर थी। एक कंटेनर में जितनी भी गैसेस होती हैं सबकी वॉल्यूम बराबर होती है। सबका प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबके पार्टिकल अलग अलग होंगे, सबके नंबर ऑफ पार्टिकल, सबके नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो सकते हैं। तो वॉल्यूम के कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्टेंट्स की भी बढ़ गई, प्रोडक्ट की भी बढ़ गई। रिएक्टेंट की भी बढ़ गई, प्रोडक्ट की भी बढ़ गई। रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3, प्रोडक्ट के 2। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है तो रिएक्टेंट की ज्यादा बढ़ गई, प्रोडक्ट की कम बढ़ी। देखो कंसंट्रेशन सबकी बढ़ गई है ना, कंसंट्रेशन सबकी बढ़ गई। रिएक्टेंट ज्यादा है तो इनकी ज्यादा बढ़ गई, प्रोडक्ट कम है तो इनकी कम बढ़ी। सैलरी सबकी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो हम 7th पे कमीशन आपको देते हैं, ठीक है, तो सैलरी सबकी बढ़ जाएगी। तो जो पहले से ही हाई इनकम ग्रुप में है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो लेस इनकम ग्रुप वाला था उसकी भी बढ़ेगी, लेकिन उसकी उतनी नहीं बढ़ेगी जो उसकी जितनी की हाई इनकम वाले की बढ़ रही होगी, बढ़ेगी सबकी। ठीक है, चलिए अब यहाँ मोल ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ मोल कम है तो कम बढ़ेगी। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ ध्यान देता है जहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। जहाँ ज़्यादा नुकसान होगा इक्विलिब्रियम वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एक स्कूल में एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गए, 2 सेक्शन बने ए और बी, 11th के 2 सेक्शन बना दिए ए और बी, एक साइंस के बना दिए दोनों। एक में भर दिए हमने बच्चे 60, एक में भर दिए 20, तो गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ बच्चे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि बराबर बराबर हो जाए, 40-40 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, शांति आ जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो जहाँ पर लेसर नंबर मोल होंगे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन सो एज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। यानी यहाँ पर क्या होगा, equilibrium will shift towards lesser mole side, यानी कि जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम के कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, सबकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्टेंट की भी प्रोडक्ट की भी। जहां ज्यादा मोल होंगे वहां ज्यादा बढ़ेगी, जहां कम मोल है वहां कम बढ़ेगी। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल साइड। अब इसको जरा हम रिवर्स गियर में करें कि भाई हमने प्रेशर कम कर दिया, यानी पिस्टन ऊपर कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि कंसंट्रेशन कम हो गई। किसकी कम हो गई भाई? कम किसकी हो गई? कम तो
रिएक्टेंट की भी हो गई, प्रोडक्ट की भी हो गई। ज़्यादा कम किसकी हुई? जहाँ ज़्यादा मोल है वहाँ ज़्यादा डिक्रीज, जहाँ कम मोल है वहाँ कम डिक्रीज। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड। जहाँ ज़्यादा नुकसान होता है वहीं इक्विलिब्रियम भाग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड। हायर मोल साइड की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा। तो देखो अब हम अपने दिमाग में बात को बैठा लेते हैं कि प्रेशर अगर हमने बढ़ा दिया तो लेसर मोल जाएगा, कम कर दिया तो हायर मोल जाएगा। प्रेशर बढ़ा दिया लेसर मोल भागेगा, प्रेशर को कम कर दिया हायर मोल जाएगा। मैं इस बात को चलो कोई नहीं, यहाँ ही लिख देता हूँ, चलो वहाँ तो मेंटेन कर ही दिया कि प्रेशर बढ़ा दिया लेसर मोल, प्रेशर कम कर दिया हायर मोल। इस पे जरा एक दो पॉइंट समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। चलिए, अमोनिया को हमने डिसोशिएट करके N2 बनाया, 3H2 बनाया। क्या इस प्रोसेस को मैं अगर हाई प्रेशर पे करूं तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? अगर मैं इस प्रोसेस को हाई प्रेशर पे करता हूं तो हाई प्रेशर का मतलब होता है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेसर मोल। यहाँ पर कितने हैं? 4, यहाँ पर है 2, तो इक्विलिब्रियम भाग जाएगा बैक में। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। और प्रेशर कम करता हूँ तो हायर मोल जाएगा। हायर का मतलब इधर 4 है इधर 2, तो हायर मतलब फॉरवर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई और एग्जाम्पल? हाँ बिल्कुल है जी। PCl3 Cl2 चेंजेस टू PCl5। चलिए यहाँ बताइए प्रेशर बढ़ाने पे कहाँ जाएगा? अरे प्रेशर बढ़ाने पे हमेशा लेसर मोल जाता है। इधर है 2 मोल, इधर है 1, तो भागेगा फॉरवर्ड। प्रेशर कम करने पे हायर मोल, इधर 1 है इधर 2, बैकवर्ड। तो ये बताइए H2I2 2HI। अब यहाँ पर क्या है, हम प्रेशर को अगर इंक्रीज भी कर लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी 2 मोल है इधर भी 2 मोल है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। अगर हम प्रेशर कम भी कर देते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर प्रेशर को चेंज किया जाएगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स आइदर डायरेक्शन। बढ़ाने पर लेसर मोल की तरफ जाएगा, कम करने पर हायर मोल की तरफ जाएगा। अगर दोनों तरफ मोल बराबर हैं तो कहीं नहीं जाएगा, अच्छे बच्चे की तरह शांत बैठा रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जरा समझते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो सीधी सी बात है, हमने सिस्टम को कुछ दे दिया तो सिस्टम उसे यूज करके खर्च करेगा, और सिस्टम के पास किसी चीज की अगर कमी हो गई तो वो उसको एब्जॉर्ब करके किसी ना किसी तरीके से लेगा। तो देखो जैसे कि एग्जांपल लेता हूं N2 3H2 और 2NH3, जिसको हम प्यार से हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। देखो क्या होता है, हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है कि कोई भी एक प्रोसेस अगर किसी एक डायरेक्शन में अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिवर्स डायरेक्शन में वो हीट रिलीज करेगा। एक डायरेक्शन में वो अगर एंडोथर्मिक है तो दूसरी डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा, बिल्कुल अपोजिट साइन। अब हमें पहले ये देखना है कि किसी प्रोसेस में फॉरवर्ड प्रोसेस और एंडोथर्मिक का नेचर क्या है। ठीक है, बहुत आसान है वैसे तो। जैसे इस प्रोसेस को अगर मैं देखूं, यहां पर क्या हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन जनरली एक्सोथर्मिक होती है। किसी कंपाउंड का बनना एक्सोथर्मिक, कंपाउंड को तोड़ोगे, बैकवर्ड में आप अमोनिया को तोड़ रहे हो, तोड़ना इज एंडोथर्मिक। कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होना एक्सोथर्मिक है। कंपाउंड को तोड़ रहे हो, तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देना इज एंडोथर्मिक। अब ये रिएक्शन किसी कंटेनर में हो रहा है, V वॉल्यूम में हो रहा है, T टेम्परेचर पर हो रहा है, डायनेमिक है, और सभी टर्म्स की कंसंट्रेशन फिक्स्ड है, रिवर्सिबल है, Kc और Kp की फिक्स्ड वैल्यू है। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड नाउ अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के। चलिए अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, यू आर सप्लाइंग हीट, आपने हीट दे दी तो सिस्टम क्या करेगा भाई, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको खर्च करेगा, उसको खत्म करेगा। आपने हीट दे दी तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा।
अरे मैंने खाना खा लिया तो वो खाना एब्जॉर्ब भी तो होगा ना। तो हीट जो दी है सिस्टम क्या करेगा, उसको हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब का मतलब है एंडो और एक्सो, यानी कि एंडोथर्मिक को फेवर मिलेगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक साइड। और टेम्परेचर कम करने का मतलब होगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक साइड। किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन एक्सो है, किसी कंपाउंड का टूटना एंडो है। तो यहां पर अगर हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक कौन है, बैकवर्ड। तो ये टेम्परेचर बढ़ाने पर पर्टिकुलर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करने पर एक्सो यानी कि फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलिए एक और बात समझते हैं। जैसे कि 2SO3 SO2 प्लस O2 प्लस O2, किसी कंपाउंड का टूटना तोड़ने के लिए भाई एनर्जी दी जाती है एंडो, लेकिन ये दोनों मिलके जब इसको बनाएंगे तो एक्सो, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है यू आर सप्लाइंग हीट, तो दैट हीट शुड बी एब्जॉर्ब, उसको कंज्यूम करना पड़ा है तभी तो वो खत्म होगी ना। कोई चीज आपने अंदर सिस्टम में डाल दी है, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया यानी हीट आपने डाल दी, तो उस हीट को हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी वो यूटिलाइज होगी। तो एब्जॉर्ब कौन होता है, एंडोथर्मिक। तो सिस्टम जो है, प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर है वो फॉरवर्ड केस। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, टेम्परेचर कम करना बैकवर्ड यानी एक्सो को फेवर देता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि केसी और केपी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कुछ भी कर लो, कितनी भी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम पे डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कम कर लो, बहुत कम कर लो, प्रेशर जितना मर्जी कम कर लो, बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केसी की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होती है। उसका कारण क्या है, देखो केसी क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। मैं मान लो इस क्वेश्चन की आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां का जो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड वो एक्सो है, और यहां पर रेट कांस्टेंट कौन है, बैकवर्ड यानी एंडो है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो किसको फेवर करता है, एंडो को। तो यहां पर एंडो का मतलब हो गया केबी, तो केबी की वैल्यू यहां पर बढ़ जाएगी, केबी की वैल्यू बढ़ेगी तो केसी विल डिक्रीज। समझ में आ गई ना बात। केपी और केसी की वैल्यू केवल और केवल टेम्परेचर से चेंज होती है। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई जो एक रेट है आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको ज्यादा फेवर मिलेगा, जो भी उसमें एंडोथर्मिक साइड होगी उसका फेवर हो जाएगा, उसका रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से केसी चेंज हो जाएगा। मैं नीचे वाले इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो इसका जो केसी होगा, केसी इज ऑलवेज फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, लेकिन यहां पर देखिए ना, बैकवर्ड कौन है और फॉरवर्ड कौन है, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर आपने बढ़ाया, एंडोथर्मिक को फेवर मिल गया, तो केएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो केसी यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो केसी इंक्रीज, और यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज तो केसी डिक्रीज। इसका मतलब प्यारे बच्चों, केसी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। केसी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि एंडोथर्मिक साइड अगर फॉरवर्ड है तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा, और अगर एंडोथर्मिक साइड बैकवर्ड है तो वो डिक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, नहीं मैं इसमें भी एक और एग्जांपल लेता हूं। चलिए, ए प्लस बी प्लस कुछ हीट चेंजेस टू सी प्लस डी। अब इस प्रोसेस को देखिए, क्या है इसमें कहानी। देखो यहां पर हीट देना, यहां पर हीट देना मतलब क्या है कि आप रिएक्टेंट को हीट दे रहे हैं तब जाके वो प्रोडक्ट में जा रहा है, यानी फॉरवर्ड प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है। यहाँ पर फॉरवर्ड प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक को फेवर मिल जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड को फेवर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो केसी है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मैं यही क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लेता, एक्स प्लस वाई चेंजेस टू ए प्लस बी, सपोज करते हैं हम कुछ इस तरह की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम कुछ इस प्रकार की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर
मान लीजिए ये हीट है, और यार हीट का भी फॉर्मूला गलत लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस बार प्रोडक्ट को हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन बैक में जाएगा। तो इस बार बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है, एंडोथर्मिक को फेवर मिलने लग जाता है। एंडोथर्मिक कौन है इस बार, बैकवर्ड प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, तो इस बार यहाँ पर जो केसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हो सकता है वो आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम के साइन के ऊपर ही एंडो एक्सो लिखा हुआ दे दे, या फिर इस तरह से हीट की फॉर्म में भी दे सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट तो वही है कि टेम्परेचर जहां पर आप बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक को फेवर मिलेगा, और एंडोथर्मिक जो भी साइड होगी आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसको एक पुश मिल जाएगा, वो आगे पर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, देखो इसको बहुत डेप्थ में नहीं लिया जा सकता अभी, क्योंकि कैटालिसिस टॉपिक आपका सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस टॉपिक आता है, जिसको काफ़ी डेप्थ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। बट यहाँ पर कैटालिस्ट का रोल क्या है, तो मैं उसकी जो मेन बातें हैं कम से कम वो तो बता ही देता हूँ आपको। देखो कैटालिस्ट क्या होता है, बेसिकली कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को कैटालाइज करता है, यानी कि स्पीड अप करता है, फास्ट करता है। अगर आपने कैटालिस्ट नहीं डाला तो हो सकता है रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है अपनी अपनी स्पीड से चल रहा है, और हो सकता है 2 घंटे बाद वो उसमें इक्विलिब्रियम आ जाए, हो सकता है उसमें केसी की वैल्यू 10 आ जाए, ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ। अब मैं उसी रिएक्शन को उसी टेम्परेचर पे कर रहा हूँ, लेकिन कैटालिस्ट डाल के कर रहा हूँ, तो जो काम पहले 2 घंटे में हो रहा था वो 10 मिनट में हो जाएगा। यानी जो इक्विलिब्रियम पहले 2 घंटे में स्टैब्लिश हुआ था, अब वो 10 मिनट में हो रहा है। वही केसी की वैल्यू आ रही है, वही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ रही है, सब कुछ सेम आ रहा है, बट द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मच अर्लियर। अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इज मच अर्लियर, यानी कि कैटालिस्ट बेसिकली क्या करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की स्पीड को बढ़ा देता है, सेम लेवल तक बढ़ा देता है, जिसके केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती। देखिए, जिससे कि केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब क्या है कि कैटालिस्ट increases the rate of forward and rate of backward up to the same extent। वो दोनों की वैल्यू, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड की, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड की, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को सेम लेवल तक बढ़ाता है, इसलिए केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट फास्टन दी rate of attainment of equilibrium, rate of attainment of equilibrium, it just fasten the rate of attainment of equilibrium। it does not better रहेगा, it does not alter the value of Kc as well as it does not change position of equilibrium। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी चेंज नहीं करता, उसकी वैल्यू को भी चेंज नहीं करता, केसी केपी को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि जितना ये फॉरवर्ड को बढ़ाता है उतना ही ये बैकवर्ड को बढ़ाता है। एक्चुअली में इसके बारे में जब अगर हम डिटेल से पढ़ें तो हमें वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इन सब की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर एक कैटालिसिस का टॉपिक क्लियर होता है। बट अभी फिलहाल मेन बातें यही हैं कि आग लगाओ भागो दूर से तमाशा देखो, ये होता है कैटालिस्ट। कि जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली से मान लीजिए मुझे मेरठ जाना है, तो हो सकता है मैं पैदल जा रहा हूँ और पैदल जाने में मेरे को हो सकता है 40 घंटे लग जाएं, 50 घंटे लग जाएं, ठीक है, मैं पैदल जाऊँगा तो पहुँच ही जाऊँगा एक ना एक दिन। लेकिन अगर मैं वही काम बाइक पे करूँ तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, मैं गाड़ी पे जाऊँ अपनी तो मैं और जल्दी पहुँच जाऊँगा। यानी कैटालिस्ट भी यही तो काम कर रहा है कि वो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। आप अपने घर से स्कूल पैदल जा रहे हैं, आपको टाइम लगेगा, आप बाइक पे जाएंगे फटाक से पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या बाइक आप अपनी क्लासरूम में घुसा देंगे क्या? नहीं। कैटालिस्ट भी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अपने आप को अलग कर रहा है, अलग कर लेता है। कैटालिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड करता है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है,
जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी कंप्लीट नॉलेज के लिए आप प्लेलिस्ट को एक बार जरा वॉच कीजिए, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आपको टॉपिक मिलेगा कैटालिसिस। चलिए, तो कुल मिलाकर अभी तो हम ये कहेंगे कि केसी की पोजीशन को ये अफेक्ट नहीं करता, उसकी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ये हो गया था हमारा कैटालिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी करेंगे और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। चलिए मैं पहले वॉल्यूम की बात करता हूँ, कोई एक एग्जांपल लेके बात करते हैं तभी मज़ा आएगा। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, सपोज ये कोई इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम हम जानते हैं ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, डायनामिक होता है, रिवर्सिबल होता है, इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, और इक्विलिब्रियम पर जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन में, उन सब की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अब क्या कहा गया कि मान लो हीलियम गैस ऐड की गई, हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जिनोन, कुछ भी आपने ऐड कर दिया, आप हीलियम गैस अंदर भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? किसका प्रेशर बढ़ेगा? क्या इनका प्रेशर बढ़ेगा? नहीं। इनका क्यों बढ़ेगा? हीलियम इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी अदर इन आउट ऑफ दिस कंपोनेंट, इनमें से किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है। लेकिन तुम फिर भी कंटेनर के अंदर हीलियम गैस भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो हीलियम का प्रेशर बढ़ेगा। अरे हीलियम के प्रेशर बढ़ने से केसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यार, आप खुद ही सोचिए ना। यहां पर केसी या केपी का लेना देना इन तीन कंपोनेंट से है। अब हीलियम की प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उससे केसी का क्या लेना देना, केपी का क्या लेना देना, और इन तीनों की कंसंट्रेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं हीलियम गैस को कांस्टेंट वैल्यू पे ऐड करूंगा, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करूंगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इक्विलिब्रियम, कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी इन तीनों में से किसी की भी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा। अरे भाई, कंसंट्रेशन क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रही और इन तीनों के मोल कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन तो बदलेगी नहीं ना, तो कैसी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन बच्चों को लग सकता है कि यार हीलियम गैस अंदर ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर से केपी चेंज हो जाएगा। अरे प्रेशर किसका बढ़ेगा? इन तीनों का प्रेशर चेंज नहीं होगा भाई, प्रेशर केवल हीलियम का बढ़ेगा, और हीलियम इज नॉट द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब बात आती है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कि हम हीलियम या आर्गन या नियोन, क्रिप्टन, कोई भी गैस है, उसको ऐड कर रहे हैं कंटेनर में, लेकिन इस बार प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। भाई ये चीज़ कब पॉसिबल है कि हम कंटेनर के अंदर कोई गैस भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और वो कह रहा है जी टोटल प्रेशर फिर भी उतना का उतना है, टोटल प्रेशर जितना पहले था उतना ही अब है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वॉल्यूम बढ़ती चली जाए। जी हाँ, प्रेशर तभी कांस्टेंट रह सकता है जब वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है कि हम लगातार कोई गैस भरे जा रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट ओनली व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो कंसंट्रेशन का क्या होगा बताइए? कंसंट्रेशन का क्या होगा? कंसंट्रेशन होगी डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई तो कंसंट्रेशन डिक्रीज। किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज? अरे सबकी डिक्रीज, रिएक्टेंट की भी डिक्रीज, प्रोडक्ट की भी डिक्रीज। यहां पे रिएक्टेंट का 1 मोल है तो उसकी कम डिक्रीज, यहां प्रोडक्ट के 2 मोल है तो यहां ज्यादा डिक्रीज। इक्विलिब्रियम कहां ज्यादा ध्यान देगा? जहां उसको ज्यादा लॉस होगा। मान लीजिए मैंने 5 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है, एक में मेरे को 5% का लॉस हो गया, एक में मेरा का 25% का लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे फ्रेश बाइंग करनी है तो मैं कोशिश करूंगा एवरेज करके जहां मेरा ज़्यादा लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट कर लूं। कहने का मतलब क्या होता है? जहां नुकसान ज़्यादा होता है ना, वहां ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड, समझे क्या? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मोल साइड, टुवर्ड्स हायर मोल साइड। अब इसमें देखिए, अगर मैं हीलियम ऐड कर रहा हूं या नियोन ऐड कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कोई इफेक्ट नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? हायर मोल साइड, यानी ये और ज्यादा टूटने लगेगा, ये और ज्यादा डिसोशिएट होने लगेगा। क्योंकि कोई भी इनर्ट गैस जब कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड की जाती है तो प्रेशर कांस्टेंट ओनली व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन डिक्रीज। किसकी डिक्रीज? सबकी डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम सबके लिए बढ़ी है। तो
रिएक्टेंट की भी डिक्रीज कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की भी। यहाँ 1 मोल है तो कम डिक्रीज, यहाँ 2 मोल है तो ज़्यादा डिक्रीज, है ना। जहाँ ज़्यादा डिक्रीज होगी वहीं पर इक्विलिब्रियम ज़्यादा ध्यान देने लगेगा, अपने आप को उधर शिफ्ट कर लेगा ताकि उसको कंपनसेट कर पाए। तो देखिए हमने लीच एटलर प्रिंसिपल को थ्योरेटिकली तो समझ लिया, लेकिन अब हम इसको अप्लाई करते हैं एक बार। जरा इसकी कुछ एप्लीकेशन देखिए, मैं इसकी कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को बताता हूं कि एप्लीकेशन क्या हो सकती है। नंबर 1 इज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, देखो हैबर्स प्रोसेस में इंडस्ट्रियली हम अमोनिया को बनाते हैं और अब हमें वो तमाम उपाय, वो सारे के सारे उपाय जिससे कि हम अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकें, वो सारे के सारे लीच एटलर प्रिंसिपल ने जो बातें हमें बताई हैं, हम हमें सबको यूज करके अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करना है। यानी आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अब हम कैसे अमोनिया की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं? तो पहला था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। भाई आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट लो, आप जितने ज्यादा रिएक्टेंट लोगे ना, जितना ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन लोगे उतना ज्यादा अमोनिया बनेगा। जो मैं एक बात बार बार बोलता आ रहा हूं, जितनी ज्यादा आटा गूंदोगे उतनी ज्यादा रोटियां बनेंगी। गाड़ी में जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतने ज्यादा किलोमीटर आप कवर कर पाओगे। तो रिएक्टेंट जितने ज्यादा लोगे प्रोडक्ट भी तो उतने ज्यादा बनेंगे ना। तो रिएक्शन कहाँ गया? फॉरवर्ड। तो यानी अगर मुझे अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा लेनी होगी। दूसरी बात, क्या अमोनिया जैसी बनता है उसे निकाल लेना चाहिए या नहीं? निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जैसे अमोनिया बनेगा आप उसको निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम फिर भागेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो और अमोनिया बनेगा। तो अमोनिया को निकालते जाइए ताकि इक्विलिब्रियम और ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट होती जाए। ये ऐसी बात हो गई कि आप मान लीजिए पूरी या वो क्या कहते हैं समोसे तल रहे हैं कढ़ाई में, आपने समोसे उसमें डाल दिए हैं, भैया समोसे हो गए हैं ब्राउन एकदम मस्त। तो अब आप क्या करेंगे? और समोसे डालेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? पहले पुराने वाले समोसे जो पक गए उनको तुरंत निकाल लेंगे, फिर उसके बाद और समोसे डालेंगे। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो होता है पूरियों में, ठीक है ना। तो अमोनिया शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म। अमोनिया शुड बी रिमूव एज सून एज इट फॉर्म, ताकि इक्विलिब्रियम ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाए। अच्छा, प्रेशर का क्या रोल है? क्या मुझे अमोनिया को अगर मुझे बनाना है ज्यादा से ज्यादा तो मुझे हाई प्रेशर लेना चाहिए, लो? देखो प्रेशर अगर हम हाई लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां जाता है? लेसर मोल। यहां 4 इधर 2, भागेगा आगे फॉरवर्ड। तो इसका मतलब हमें प्रेशर कैसा लेना चाहिए? हाई। यहां पर हम लगभग 200 एटीएम का प्रेशर लेकर चलते हैं। टेम्परेचर बताइए हाई होगा या लो? देखो किसी कंपाउंड का बनना एक्सोथर्मिक, टूटना एंडोथर्मिक। अब अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर लिया ज़्यादा, टेम्परेचर लिया मैंने मान लो बहुत ज़्यादा हाई ले लिया, तो इक्विलिब्रियम जाएगा बैक में, यानी अमोनिया टूटने लगेगा, अमोनिया कम हो जाएगा। ये तो नुकसान हो गया ना यार। तो अगर मैंने हैबर्स प्रोसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे किया तो अमोनिया का डिसोसिएशन हो जाएगा, अमोनिया की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हमें लो टेम्परेचर पे करना चाहिए? बोलिए 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 बोलिए। अगर मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे किया तो वो बैकवर्ड चला गया, लो टेम्परेचर पे करूंगा तो फॉरवर्ड तो जाएगा। लेकिन एक गंभीर समस्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन की स्पीड भी कम होती है। अमोनिया बनेगा तो, लेकिन देर में बनेगा, और हम इंसानों में सब्र होता नहीं है, हमें ज़्यादा भी चाहिए और जल्दी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ना हाई पे लेंगे ना लो पे, क्योंकि हाई पे लेने पे अमोनिया टूटने लगता है, लो पे लेने पे स्लो बनने लगता है। तो हम एक मॉडरेट टेम्परेचर ले लेते हैं। कौन सा टेम्परेचर? मॉडरेट टेम्परेचर, ना हाई ना लो। तो मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर अराउंड 750 केल्विन, किसी किसी बुक में आपको 770 मिल जाएगा। इस रेंज में आपको ये मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, जिससे कि अमोनिया थोड़ा मॉडरेटली कम बनेगा लेकिन जल्दी जल्दी बनेगा, तो ओवरऑल यील्ड बेटर हो जाएगी। देखो कैटालिस्ट तो हमें डालना ही डालना है। कैटालिस्ट का मतलब है जैसे दाल में आपने छोंक लगा दिया, बिना छोंक के मजा नहीं है। अब अगर आप कैटालिस्ट नहीं डालोगे तो इसी रिएक्शन को होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, कैटालिस्ट डालने से रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो यस, कैटालिस्ट तो हमें ऐड करना ही करना है। और यहां पर कैटालिस्ट होता है आयरन और उसका एक भाई होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम होता है प्रोमोटर, जो प्रमोट करता है कैटालिस्ट की एक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे किसी भी मूवी में एक मेन विलेन होता है ना, तो जो मेन विलेन होता है उसका ऑरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो मूवी में डोमिनेट कर सके हीरो के ऊपर।
और लेकिन जो भी विलेन होता है उसके आसपास कुछ उसके चेले चपाटे रखे जाते हैं ताकि वो उसके ओरा को और बढ़ाते हैं। बॉस गजब कर दिया आपने बॉस। तो ये जो मॉलिम्डन है ना, ये जो चेले चपाटे हैं, ये इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। क्या हम इनर्ट गैस ऐड करें? मान लीजिए मैंने नियॉन ऐड की कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो क्या मुझे नियॉन को ऐड करना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर? चलो देखते हैं। अगर हम किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम हायर मोल जाता है, इधर 2 है इधर 4, तो ये तो बैक में चला जाएगा ना, तो हमें इसे अवॉइड करना है। हम कोई नियॉन आर्गन क्रिप्टन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऐड करने से अमोनिया बल्कि टूटने लग जाएगा, इक्विलिब्रियम बैक में चला जाएगा। तो these are the favorable condition according to Lee-Chatelier principle which can improve the yield of ammonia, जो अमोनिया की yield को improve कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। चलिए एक कर्व लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, SO2 O2 दोनों को मिलाकर हम बना रहे हैं SO3। तो बताइए कुछ उपाय ऐसे बताइए जिन उपायों को इस्तेमाल करके हम SO3 की यील्ड को इम्प्रूव कर सके, उसको मैक्सिमाइज कर सके, बढ़ा सके, क्योंकि SO3 से ही फिर हम H2SO4 की यील्ड को बढ़ाएंगे। तो देखो पहला ये है कि SO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, O2 की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट उतने ज़्यादा प्रोडक्ट। रिएक्शन कहाँ भागेगा? फॉरवर्ड जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा SO3 बनेगा। दूसरी बात है SO3 को रिमूव कर लो जैसे ही ये बनता है ताकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चला जाए, जो मैंने अभी कढ़ाई में समोसे वाला एग्जांपल दिया। हाई प्रेशर ज़्यादा रखने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है? इधर 3 है इधर 2, लेसर मोल जाता है तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब है और ज़्यादा SO3 बनेगा। अच्छा, टेम्परेचर का क्या रोल है? किसी कंपाउंड का बनना एक्सो, टूटना एंडो। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा लिया तो SO3 टूट जाएगा, SO3 की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। टेम्परेचर कम लोगे तो SO3 बनेगा लेकिन देर में बनेगा, रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? मॉडरेट हो जाएगा। कैटालिस्ट डालना चाहिए? जी हाँ, बिना कैटालिस्ट के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैटालिस्ट बेसिकली स्पीड अप करने का काम कर रहा है ना, स्पीड अप करने का काम कर रहा है, ये स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। और यहाँ का कैटालिस्ट होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, क्या हमें कोई इनर्ट गैस लाइक ज़ीनोन ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम करनी चाहिए? देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वो लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, अनअफेक्टेड रहता है इक्विलिब्रियम। तो क्या हमें कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करनी चाहिए? तो आप देख ही चुके हो कि कांस्टेंट प्रेशर पर इक्विलिब्रियम जाता है हायर मोल, इधर है 3 इधर 2, तो इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा, बल्कि ये टूटने लगेगा, तो हमारी यील्ड कम हो जाएगी। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, अच्छा, आपने ये देखा होगा कि सर्दियों में जो कई बार क्या होता है, सूर्य देवता छुट्टी पर होते हैं और स्कूल ड्रेस बच्चों की बाहर सूखती नहीं है क्योंकि सूर्य देवता है नहीं। सर्दियों के दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर फटाफट शर्ट वगैरह और जो भी पैंट वगैरह होती है हम उनको पंखे के नीचे रख देते हैं। पंखा जब चलता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये हो गई हमारी प्यारी शर्ट जो अभी गीली है लेकिन सूखी नहीं है, क्योंकि शर्ट के अंदर जो पानी है ना, शर्ट के अंदर भी पानी है और बाहर जो एयर है उस एयर में भी पानी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अब क्योंकि सूर्य देवता तो निकल नहीं रहे तो इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। शर्ट से जितना पानी निकलकर बाहर आ रहा है उतना ही पानी एयर का दोबारा शर्ट में चला जाता है, तो शर्ट सूख ही नहीं रही। लेकिन जब हवा तेज चलेगी, जब वायुदेव बहुत तेज चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, इस ह्यूमिडिटी को आगे लेके चले जाएंगे। ह्यूमिडिटी अगर आगे चली गई तो शर्ट के बाहर जो शर्ट का जो एयर के साथ इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि हवा इस पानी को आगे लेके जा चुकी है। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए शर्ट के अंदर से पानी तेज तेज बाहर आने लगेगा, यानी कि इवापोरेशन बढ़ गया। तो जब हवा तेज चली तो इवापोरेशन बढ़ गया, यानी कि ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया।
ठीक है ना, तो ये फायदा है हमारा। अच्छा, ये भी एडवाइस की जाती है, बड़े बुजुर्ग ये घरों में कहते रहते हैं भैया कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, डेली ब्रश करना चाहिए, 1 टाइम मॉर्निंग 1 टाइम नाइट सोते समय। तो अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो टीथ होते हैं उस टीथ में जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनेमल, द हार्डेस्ट पार्ट, जो कि बेसिकली क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखिए अब क्या होता है जब ब्रश नहीं करते, खासतौर से छोटे बच्चे आजकल च्युइंगम, और ये च्युइंगम तो नहीं कहने चाहिए मुझे, चॉकलेट वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा आइटम बच्चे खाते हैं, तो होता क्या है अगर वो ब्रश नहीं कर रहे हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो दांतों में फंसा रह जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं डिकम्पोज होता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरियल एक्टिविटी इनिशिएट हो जाती है, कहीं ना कहीं वो बैक्टीरियल एक्टिविटी से कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं। वो एसिड क्या कर सकते हैं, देखिए वो एसिड बेसिकली देखो क्या होता ना, जो भी एसिड होगा, जो भी HN वगैरह होंगे, वो कहीं ना कहीं OH को न्यूट्रलाइज करेंगे या फॉस्फेट को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाने लगेगा, फॉरवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होने लगी, फॉरवर्ड, यानी कि इनेमल में से डी मिनरलाइजेशन होने लगा, इनेमल में से जो आयंस हैं, जो मिनरल्स हैं, वो रिमूव होने लगे क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर बंदा ब्रश करने लग जाता है, टूथपेस्ट करने लग जाता है, तो उस पेस्ट के अंदर इस तरह के आयंस होंगे, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा, इनेमल हमारा फिर से रिपेयर होने लगेगा, है ना, इनेमल जो है हमारा फिर से रिपेयर होने लगेगा। तो इसीलिए टूथपेस्ट वगैरह करने की एडवाइस बच्चों को दी जाती है। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि सॉलिड जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लाइक शुगर किसी सॉल्वेंट में, पानी में डिसॉल्व होकर मान लीजिए सॉल्यूशन बना रही है, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर पानी में डिसॉल्व होती जाएगी। आप कभी शादी बारात में जाते हैं तो जहाँ पर भी गुलाब जामुन का पंडाल लगा होता है, आप देखते हो भाई साहब वो गुलाब जामुन की एक पूरी की पूरी पहाड़ सा बना के रखता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और नीचे जो चाशनी होती है, गरम गरम चाशनी होती है, उसमें एक एक दो दो गुलाब जामुन डाल के दे देता है। अब वो क्या है, नीचे से इसलिए गर्म कर रहा है क्योंकि जब टेम्परेचर गर्म रहेगा, सॉरी टेम्परेचर तो गर्म ही होता है, टेम्परेचर के थ्रू जब वो चाशनी गर्म रहेगी तो उसमें शुगर डिसॉल्व फॉर्म में रहेगी, क्योंकि सॉलिड का किसी लिक्विड में, सॉलिड का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक में जाता है, यानी शुगर डिसॉल्व फॉर्म में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी गुलाब जामुन को 2-3 गुलाब जामुन लेके उसमें थोड़ा चाशनी वगैरह डाल के उसको फ्रीजर में रख दो एक बार, और कुछ समय बाद आप देखेंगे तो उसके अंदर जो शुगर है, जो चाशनी के अंदर शुगर थी, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपको दिखाई देगी। अरे बाबा ये तो जम गई, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो करने से इक्विलिब्रियम कहां चला जाता है, एक्सोथर्मिक साइड, और सॉलिड का सॉल्यूशन में से निकलना, क्रिस्टलाइजेशन होना, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी जो शुगर पहले हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व थी, टेम्परेचर कम होने पे वो शुगर बाहर आ जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो जब भी आप कभी देखेंगे कि जो चाशनी वगैरह होती है वो सर्दियों में जम जाती है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, गैस के साथ कहानी थोड़ी उल्टी है। आप जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं, पेप्सी या लिम्का उनके सामने खोल के रख देते हैं गिलास में, तो उनको तुरंत बोल दो सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी पी लीजिए वरना स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा है कि गैस जो होती है ना वो बाहर निकलने लग जाती है, क्योंकि किसी गैस का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर कोई सॉल्यूशन बनाना, ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक होता है, और गैस का बाहर आना, गैस का सॉल्यूशन से बाहर आना एक एंडोथर्मिक है। सॉलिड से उल्टा नेचर है इसमें। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, वो हमेशा एंडोथर्मिक को फेवर करेगा। तो किसी गैस का सॉल्यूशन में से बाहर आना एंडोथर्मिक है, तो गैस बाहर आने लग जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगी जैसे ही आप पेप्सी या लिम्का को थोड़ा सा भी गर्म कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि किसी गैस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और सॉलिड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये बातें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम का पार्ट हमें नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं पे
इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो सोल्यूबिलिटी हो, ये टूथब्रश हो, ये शर्ट वाला एग्जांपल हो, या जो मैंने हैबर्स प्रोसेस दिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऐसे बहुत बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब सब तो एक ही क्लास में बोलना बड़ा मुश्किल भी होता है। तो ये हुआ ली चैटलर प्रिंसिपल। तो इसको हमने बारीकी से फिलहाल इतना समझा कि अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है और उसको हम कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या कोई इनर्ट गैस के थ्रू उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब तो हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश कर लेगा और उस डायरेक्शन में अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लेगा कि जो इफेक्ट हमने डाला है उसको नलीफाई किया जा सके। तो इसी के साथ ये टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़िए और ढंग से समझिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट भी कर सकते हैं, उनका कमेंट मैं पूरे आप कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का पूरी तरह उत्तर दे सकूँ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।